बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, बजट के ऊपर बात करेंगे और जो है वो बजट के हवाले से अगर मजमूई तौर पर पंजाब के बजट की बात करें तो 842 अरब रुपए मजमूई तौर पर पंजाब का बजट है। लेकिन यहाँ पर यह तरक्याती बजट की बात हो रही है और यहाँ पर लेकिन जो एक मरतबा पैसे मुख्तस किए गए अभी 30 जून तक, उसकी एक स्टोरी सामने आई है, तफसीली स्टोरी हमारे पास है। लाहौर डिवीज़न की अगर बात करें तो 372 अरब रुपये जो है वो 30 जून तक लाहौर डिवीज़न के लिए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि अगर लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 3 खरब और 17 अरब करोड़ और 60 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में 372 अरब रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बात एक सामने आई है कि इसमें जो है वो पंजाब के बाकी जो है वो पेरीफ्री जो पसामंदा इलाके हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। इसमें अगर लाहौर डिवीज़न की बात करें तो इसमें जो है वो शेखुपुरा, कसूर, ये जो है वो 4 इसमें जो है वो ज़िले शामिल है, ननकाना भी इसमें आता है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस वक्त क्या ये बेहतर है लाहौर के लिए, इतना बजट लाहौर का बनता था कि लाहौर को इतना बजट दे दिया जाए? इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि इतना बजट क्यों लाहौर के लिए मुख्तस किया गया। अभी ये मुख्तस किया गया, लगेगा नहीं लगेगा, इसमें कुछ बाकी डिवीज़न की अगर बात करें तो रावलपिंडी के लिए 126 अरब 23 करोड़ 47 लाख रुपए। इसी तरह फैसलाबाद डिवीज़न के लिए पंजाब का वो भी एक बड़ा अहम शहर, उसमें सिर्फ 95 अरब 41 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। तो मैं यहाँ पर तारफ़ करवा दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वसीम अख्तर रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर रामे साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अदरीश शेख साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और नुमाइंदा लाहौर रंग बीट रिपोर्टर सेक्रेटेरिएट की। इन्होंने ये स्टोरी दी है। अदरीश शेख साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। वकास गौरी साहब हैं, एंकर पर्सन लाहौर रंग जो है वो नून लीग की बीट करते हैं। वकास गौरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी। वकास गौरी साहब शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में आए। सबसे पहले मैं इस पूरी स्टोरी की जो है वो कुछ अमूमी जायज़ा लेने के लिए अदरीश शेख साहब से बात करना चाहता हूँ। अदरीश शेख साहब, मजमूई तौर पर 842 अरब जो है तरक्याती बजट है, जिसमें 372 अरब रुपये लाहौर डिवीज़न के लिए मुख्तस किया गया। तो ये तकरीबन हाफ से थोड़ा कम लाहौर डिवीज़न को दे दिया जाए तरक्याती बजट। तो आप समझते हैं कि ये इंसाफ है, बेहतर है लाहौर के लिए? बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां माली साल का जो बजट है, तरक्याती बजट, इसके बारे में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि तारीखी बजट है, इससे ज़्यादा हजम का पंजाब हुकूमत की जानिब से आज तक बजट पेश नहीं किया गया, 842। लेकिन जब मुख्तलिफ डिवीजन के लिहाज से देखा जाता है तो सिर्फ लाहौर डिवीजन में 372 अरब 42 करोड़ 18 लाख रुपए का जो है वो बजट रखा गया है। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लाहौर, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर जो शहर है, उसके लिए 317 अरब 37 करोड़ 60 लाख रुपए, 3 खरब 17 अरब की खती रकम सिर्फ और सिर्फ रखी गई है सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के लिए। जबकि वजीराबाद, कोटअब्दू, इस तरह के जो शहर हैं चंद करोड़ पे, कोटअब्दू के लिए 41 करोड़ 30 लाख रुपए हैं, जो वजीराबाद है उसके लिए 45 करोड़ 75 लाख रुपए। तो वो जो एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है आमतौर पर दीगर पसमानदा शहरों की जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर पर के तमाम तर जो नवाज़शात होती हैं वो सिर्फ लाहौर पर होती है। लाहौर पर ये अभी ये रवां माली साल में ही। अच्छा, क्या वजह हुकूमत की ख्वाहिश होती है या फिर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का जो है वो लाहौर को पसंद करती है? क्या वजह क्या है पीछे? मेरे साहब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैंने पर्पल लाइन ट्रेन उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि वो तकरीबन 600 अरब का वो प्रोजेक्ट है। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर तनकीद करने वाले शायद उस प्रोजेक्ट पर जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन को भूल जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत जब आती है तो उनकी कोशिश होती है वो अंडरपास बनाते हैं, फ्लाई ओवर बनाते हैं, सड़कें, मेट्रो और इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा कैश होते हैं। अब ये 317 अरब जो लाहौर के लिए है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। बाकी पूरे पंजाब के लिए 470 अरब बचते हैं। ये 300 ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो 3 खरब 17 अरब रुपए है। 3 खरब 17 अरब, और उसमें से लाहौर डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट भी है 78 अरब, जिसके डीसी लाहौर को दिए गए हैं। पूरे लाहौर की शायद कोई गली छोड़ी गई हो जहां पर उन्होंने काम नहीं करवाना। 3 तरह की इंस्पेक्शन रखी है, लेकिन उसके जो ठेके दिए गए हैं 20-30% बिलों पर दिए गए हैं। तमाम तरह मामला करके पता नहीं ठेकेदार कैसे काम करेंगे। शायद वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, शायद उसकी वजह से कंपनीज ब्लैकलिस्ट होगी और एमपी-एमएनएस का कोई ताल्लुक भी नहीं है उसमें। एमपी वो अगर काम गलत होगा ब्यूरोक्रेसी की जानिब से किया हुआ, उससे बुरे बनेंगे एमपी-एमएनएस। लेकिन वो तमाम तर ये फंड्स हैं जो कि सिर्फ रखे गए हैं 317 अरब की खती रकम
सिर्फ सूबाई दारुल लाहौर के लिए रावलपिंडी है उसके लिए भी एक खतीर रकम रखी गई। बहुत सी इस्लाह, जैसे हम गुज़िश्ता दौरे हुकूमत देख लेते हैं, चंद माह के लिए परवेज़ वज़ीर आला पंजाब बने थे, 5 माह का तकरीबन वो अरसा था, 6 माह का बजट मंजूर करवाया गया था हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से। लेकिन जब वो आए सप्लीमेंट्री बजट में सारे मनसूबे उठाकर वो ले गए गुजरात में। उससे पहले उस्मान बुज़दार साहब थे वज़ीर आला पंजाब, यानी कि जो वज़ीर आला आता है वो अपने शहर के लिए जो है वो ज्यादा काम करता है, ज्यादा बजट मुख्तस करवाता है। वो डीजी खान के ठीक है, सारे फंड्स उठाकर उधर ले गए। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं पीटीआई से जरा पूछ लूँ, वसीम अख्तर रामे साहब, अच्छी बात है, लाहौर में बड़ी डिवीज़न है, अगर इतना बजट मुख्तस कर दिया है तो ये लगाना भी चाहिए, तो अच्छी बात समझते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो ये कि यही बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये पंजाब जो है 12 करोड़ ऑलमोस्ट इसकी आबादी है और लाहौर की जो है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के करीब जो है लाहौर की आबादी है। 2 करोड़ कर लें, चलें 2 करोड़ कर लें, डिवीज़न की 3 करोड़ कर लें, तो आधा बजट सिर्फ वो 3 करोड़ अवाम पे लगाया जा रहा है और बाकी 10 करोड़ अवाम पे आधा बजट लगाया जा रहा है। तो क्या वो टैक्स पेयर नहीं है, उनका हक नहीं है इस पैसे पे? ये होना तो ये चाहिए कि जितनी आपकी डिवीजन्स हैं उनकी जितनी पॉपुलेशन है, आपके पास जो फंड्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको इक्वलिटी के साथ हर डिवीजन को उसकी आबादी के हिसाब से जितने फंड्स बनते हैं उतने फंड्स उनको मिलने चाहिए, और ताकि पूरे पंजाब में एक सी डेवलपमेंट हो सके। और सेकेंडली, आप जब भी 30 सालों में जब भी नून लीग की गवर्नमेंट रही है, उनका मेन फोकस सिर्फ पंजाब लाहौर रहा है, क्योंकि वो लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर में उनके लाहौर वो ठेकेदार किला भी है, मैं एक मिनट जरा, उनके ठेकेदार भी अपने हैं। किला उनका है कि नहीं, ये भी साथ बता। किला कोई किसी का किला नहीं रह गया। अब आप आज अगर इस बात पे जाते हैं, आज इलेक्शन करके दिखा लें, कोई एक भी सीट निकाल जाए नून लीग वाले, तो तब किले की बात कीजिए। शहबाज शरीफ ने अपनी सीट हारी हुई है, नवाज शरीफ ने अपनी सीट हारी हुई है, डॉक्टर लाहौर से सूबाई की कितने जीते हुए हैं आप, ये भी बता दें। इस बात पे बाद में आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने फंड्स लगाने के बावजूद क्या आपको लाहौर, अभी ये लगने हैं जो पहले 30 साल लगाते रहे हैं, जो अगले भी लगने हैं, लाहौर की क्या हालत आपको ठीक नजर आती है? आप एरिया देखें, मॉडल टाउन लगते हैं ना सारे पैसे, मॉडल टाउन लगते हैं ना। आप रावी टाउन देखें, आप वो शालमी तो रावी टाउन देखें ना, शाहदरा का नया पुल बन गया, आप इछरा देखें, शाहदरा वाले बड़े खुश हैं। पुल इन्होंने नहीं बनाया, पुल वो जो है बाजार गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, उसी का मंजूर नहीं, शाहदरा वाला थोड़ा सा बता दें, वो पहले वो जो अभी ये उसकी इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर बना है, वो पहले सर मेरी बात शुरू आपने किया, वो हर चीज प्रोजेक्ट उसके पीएनडी से होके उसके पैसों के एलोकेशन तक जो है वो बाजार गवर्नमेंट की हुई है। अभी बाजार क्रेडिट देना आपने नहीं, देखें जो जिसने किया हुआ है वो किया हुआ है। ये एक बात अभी एक साइड पे, आप पूरे लाहौर का एक मुकम्मल सर्वे करें ना, आपका कान्हा देखें, कमाहा देखें, काछा देखें, आप सारी ये बेल्ट देखें ना कि किस गुर्बत की किस रिंग रोड भी उन्होंने और आपके मेन एरियाज जब बारिश होती है तो शालमी में लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, कश्तियां लेके घूम रहे होते हैं। आपने किधर लगाए हैं पैसे? मतलब 30 सालों और आगे किधर लगा रहे हैं? आपका रावी टाउन देख लें, वो डूबा होता है, उधर सड़कें देख लें, उधर नहीं आप पानी नालियां देख लें, और जब बारिश होती है क्योंकि गंदगी इतनी है, जगह जगह गंद के ढेर, मछली मंडी, ऐसे ऐसे वायरसेस जन्म लेते हैं और ऐसे ऐसे मूजी अमराज जन्म लेती हैं। कहाँ लगा रहे हैं? आपके हॉस्पिटल चले जाएं, एक एक हॉस्पिटल में मतलब कि एक एक बेड पे 4-4 लोग आपने लटाए होते हैं, गलियों में लटा के आप बंदों की ट्रीटमेंट करते हैं। आप एजुकेशन में कहाँ लगा रहे हैं लाहौर में पैसे? आपके सरकारी स्कूल जो है वो भी आप बिल्कुल। रामे साहब, यहाँ पर एक मैं जो है वो अमजद अली जवेद साहब मेंबर पंजाब सूबाई असम्बली साहब मौजूद हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो है वो लाहौर डिवीज़न के लिए, सिर्फ लाहौर डिवीज़न की अगर बात करें तो 372 अरब रुपए जो है वो और 42 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, और बाकी अगर ज़िलों की बात करें या डिवीज़न की बात करें तो उसमें जो है वो बहुत कम, लाहौर डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन हाफ से थोड़ा सा कम, हाफ कह लें, हाफ से थोड़ा सा कम बजट मुख्तस कर दिया गया तरक्याती बजट। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अमजद अली जवेद साहब, ये बताएं कि लाहौर में 372 अरब और 42 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं, तरक्याती बजट के पैसे मुख्तस किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये लाहौर के लिए ठीक है, और बाकी जो पेरीफेरी है उसको नजरअंदाज किया गया है? देखें, ये बात इसके दो पहलू हैं। जी जी। जब भी कहीं तकसीम फंड्स की होती है, दो हवालों से होती है, एक आबादी के हुजम के हवाले से और एक रकबे के हवाले से। अब देखना ये होगा कि जो आबादी का हुजम, लाहौर कितनी बड़ी आबादी का शहर है और बाकी दीगर शहर जो हैं उनकी आबादी कितनी है।
और लाहौर की टैक्स कलेक्शन कितनी है और बाकी अजला और शहरों की कितनी है। तो ये चीजें उसको मद्देनजर रखी जाती हैं, लेकिन मैं तो हमेशा से इस बात का कायल और नाकद रहा हूं कि जो तकसीम है, हमारा जो PFC अवार्ड होना चाहिए उसके मुताबिक तकसीम होनी चाहिए फंड्स की। जितना जिसका हिस्सा बनता है उसको उतना मिलना चाहिए, ताकि कोई इलाका कोई शहर जो है वो नजरअंदाज ना हो। तो अब ये अभी चूंकि मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं देखी, आपने फिगर्स बताए हैं, मुझे नहीं अंदाजा, मुझे सवाल भी आपका पूरी तरह से बिल्कुल ये हमने खबर ब्रेक की है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इसको बाकायदा तौर पर ये खबर है, पूरी तफसील है कि लाहौर के लिए 372 अरब 42 करोड़ ये लाहौर डिवीज़न है। अगर इसी तरह रावलपिंडी डिवीज़न की बात करें तो 126 अरब 23 करोड़ 47 लाख रुपए। फैसलाबाद डिवीज़न के लिए पंजाब हुकूमत ने 95 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए। पूरा डाटा मौजूद है हमारे साथ, हमारे पास। तो इसमें जो अगर बजट की बात करें तो लाहौर डिवीज़न में जो है वो आबादी आपके सामने है कितनी है, तो ये डाटा आपको बता दिया। आप बता दें कि ये जी मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि मैं इस वक्त चूंकि जो वसाइल की तकसीम है वो मुसावी बुनियादों पे होनी चाहिए, इस पे तो बात दूसरी राय कोई है नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर हमारा, मैंने अपनी एक अर्जेंटमेंट मोशन भी दी हुई असेंबली के अंदर, एक करारदाद दी कि वसाइल जो है PFC अवार्ड हमारे आ जाए, जो जैसे NFC है उस तरह PFC और जिले के अवार्ड भी हो जाएं। तो ये नया कानून जो बल्दियाती बन रहा है, इसके तकमील के बाद जो अवार्ड जब लागू हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये उठने शायद बंद हो जाएंगे। फिर तमाम अजला को, तमाम डिवीजन को उनकी आबादी और रकबों के हिसाब से एक तकसीम होगी और उसके मुताबिक फंड मुहैया होंगे। तो अगर इसमें अदम तवाज़ुन है तो उसकी तो वजाहत वजीर खजाना कर सकेंगे कि मेरे पास इस वक्त पूरी आबादी के फिगर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बुनियादी क्वेश्चन जो है वो यही है कि उसको मुसावी बुनियादों पर तकसीम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर PTI से वसीम अख्तर रामे साहब उन्होंने बता दिया है कि ये टैक्स कलेक्शन और सारी चीज़ें देखी जाती है, आबादी देखी जाती है, तो ये लॉजिक तो ठीक है। फिर नहीं देखें, टैक्स कलेक्शन की बात तो नहीं, टैक्स कलेक्शन देखनी है तो फिर पाकिस्तान के सारे पैसे कराची खर्च होने चाहिए। कराची जो है वो सिंध जो कराची डिवीज़न है, आपकी जो है 70% जो टैक्स कलेक्शन उधर से आती है, तो फिर सारे पैसे उधर खर्च करते, आबादी देखी जाती है। मेरे भाई ने बात सही की है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। ये अब इन्होंने आवाज़ उठाई है ना, इन्होंने बताया कि मैंने असम्बली में भी करारदाद की है कि जो आबादी के हिसाब से डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन इनके लीडर इनकी बात मान रहे हैं। ये इकट्ठे हों, उनसे बात करें, बिल्कुल सही बात है, आबादी के हिसाब से डिवीज़न होनी चाहिए। हर बंदा जो है इस मुल्क का शहरी है, हर बंदा इस मुल्क का टैक्स पेयर है। फिर देखें, टैक्स कलेक्शन 2-3 किस्म की है। टैक्स कलेक्शन आप सिर्फ बिजनेसेस की ना देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े जो कारोबार हैं बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन टैक्स तो हर बंदा पे कर रहा है। आप इनडायरेक्ट टैक्स जो है, आपकी हर जिन्स पे टैक्स है, आपकी चाय पत्ती पे टैक्स है, आपके नमक पे टैक्स है। तो हर इस मुल्क का शहरी टैक्स दे रहा है और हर मुल्क के शहरी का हक है कि ये डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उनके इलाके में इक्वली खर्च। वकास गौरी साहब, आप बताएं, आपको शामिल करना चाहता हूँ इसमें। मुझे ये बताएं कि अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो फिर तो टैक्स कलेक्शन में अगर देखा जाए तो फैसलाबाद भी एक बहुत बड़ा सिटी इंडस्ट्री है और यकीनन वो एक इंडस्ट्री की हब है और वहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन कम तो नहीं होता होगा। तो ये आप समझते हैं कि ये जो तकसीम की गई है तो ये ठीक है, लाहौर को उसका हिस्सा मिला है, और आपके हिसाब से क्या राय है आपकी? मियाँ साहब, मैं आपको बताऊं कि जो वसाइल की तकसीम है, सबसे पहले तो वो मुनसिफाना होनी चाहिए, इस बात पे तो सबका इत्तेफाक है। लेकिन इस तरह ना अब हो रहा है, ना माजी में इस तरह की कोई हमें एग्जांपल मिली। जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो जैसे कि इदरीस शेख साहब ने बताया कि उनकी भी सारी तवज्जो जो थी वो अपने आबाई इलाके की तरफ और दीगर शहरों की तरफ थी, और वो लाहौर को उन्होंने कम बजट दिया है। और उस वक्त उनका ये कहना था कि अब हम जो है जो पंजाब के दीगर शहर हैं उनकी महरूमी ख़त्म कर दी है मैंने, ये उस्मान बुज़दार साहब का दावा था। तो लेकिन वैसे ख़त्म हुई थी ये? मेरा ख्याल है उनकी अपनी महरूमी ख़त्म हुई होगी, जो पहले वीडियोज़ आती थी जो CRP पे, वो ख़त्म हुई है। पता नहीं जो देही इलाके हैं या छोटे शहर हैं उनकी ख़त्म हुई है। आप जाके देख लें, किसी दिन विज़िट करें,
तो आपको राजनपुर के अलावा देखें कहाँ पे क्या हालात हैं, उसके दौर में कोई कितने काम हुए हैं, सारी चीज़ें देखें। ये हुकूमत जब चली जाती है ना तो उसके बाद चीज़ें खुल जाती हैं। अभी अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये जितना मर्जी दावे करें या मीडिया को कंट्रोल करें, मैनेज करें या कुछ भी करें, जब इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर चीज़ें इनकी भी सामने आएंगी। लेकिन अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो देखें मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, आप जानते हैं कि वो ये सारी फैमिली की लाहौर पे ख़ास नज़र है। लाहौर इनका एक वोट बैंक है, यहाँ से इन्होंने सीटें निकालनी होती है, इधर लोगों को ओबलाइज करना होता है, खुश करना होता है। ये लाहौर को वो अपने ग्रिप में रखना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर फंड्स की तकसीम की बात आएगी या इनके सामने कोई उस तरह के प्लान आएंगे तो ये लाहौर को आप देख लें कि ऑरेंज लाइन ट्रेन हो गई, मेट्रो बस हो गई और दीगर जितने मंसूबे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हो गए, वो लाहौर में तो आपको मिलते हैं। ज़रा आप ये शदरा मोड़ क्रॉस करें तो वो आप कहेंगे कि ये हम कहाँ पे आ गए हैं। इधर तजावज़ात भी उसी तरह हैं। लाहौर आप ये मार रोड पे जाएं, जाके किसी रेडी वाले को देखें, वो खड़ा होने देते हैं। उधर बुक की कुतुब फरोश जो थे, जो हफ्ते में एक दिन बैठते थे, उनको भी जाके उठा दिए इन्होंने। वो जो एक हम जैसे लोग या जो सस्ते दामों किताबें जाके खरीद लेते थे, उनको भी उठा दिया। तो ये एक गैर मुनसिफाना तकसीम माजी में भी रही है और अब भी ये हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर फिर भी कहीं पैसा लग रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसको होने दिया जाए। अगर कोई सड़क बनती लाहौर में या लाहौर के बाहर, फैसलाबाद में, मुल्तान में, राजनपुर में, जहाँ भी अगर कोई बाकी, ये भी हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके लिए ये भी गनीमत है कि जो पैसा अनाउंस कर दिया है, अगर वो उसी मंसूबे पे लग गया तो मेरा ख्याल है इस पे भी शुक्र अदा करें कि अगर लग गया तो। अच्छा, बिल्कुल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेख साहब क्लैरिफाई करें, ये लाहौर डिवीजन के लिए कितना है? लाहौर डिवीजन के लिए 372 अरब 42 करोड़ 18 ये लाहौर डिवीजन के लिए, लाहौर के लिए बताएं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए 317 अरब 37 करोड़ 60 लाख रुपए। नहीं, 372 अरब जो है वो लाहौर डिवीजन के लिए और 317 अरब सिर्फ लाहौर के लिए। लाहौर जो जिला है, अब लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन के लिए यह खतीर रकम रखी गई है 317 अरब रुपए की, और उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अभी इसमें क्या क्या होगा इतने बजट में? लाहौर डिवीजन में कौन से, ये तफसील बता दें थोड़ी सी। इसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो साबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी राफिया हैदर साहबा, उन्होंने बनाया था लाहौर का एक डेवलपमेंट प्लान, जिसको उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से उन्होंने इसको अप्रूव भी करवाया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने उसको अप्रूव किया। 78 अरब की खतीर रकम का वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है। लाहौर के जो 9 टाउन हैं, उन टाउन्स में ये सारा प्रोजेक्ट किया गया। और इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की जानब से एक बहुत बड़ी जो कमाल हासिल करने वाली बात की जाती है वो ये है कि ई टेंडरिंग हमने की है। पहले टेंडर दिए जाते थे, उसमें तो इससे शफाफियत होगी ई टेंडरिंग में। जी बिल्कुल। इस वक्त तो ये है कि जिन लोगों की इजारादारी थी टेंडरिंग के निज़ाम में, ठेके के निज़ाम में, वो इजारादारी खत्म हो गई। अब कोई भी बंदा घर में बैठकर वेबसाइट पर जाकर वो टेंडर भर देता है। लेकिन उसमें एक मसला ये आ गया, अभी लास्ट टाइम गुज़िश्ता माह टाउन हॉल लाहौर में वो जो तमाम तर टेंडरिंग हुई, उसमें एक बड़ी अहम तरीन मामला सामने आया। उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने यह दावा किया कि 7 अरब तो हमने एस्टिमेट्स में बचा लेंगे। ओके, उसके बाद जब वो टेंडरिंग ओपन हो रही है और वो सामने सारा कुछ ऑनलाइन है, ई पैड का, और ये IMF के कहने पर शुरू किया गया, वो ई पैड के सिस्टम में बहुत से लोगों के ठेके निकले, बहुत से के नहीं निकले। एक सबसे हैरानकुन बात वहां पर यह थी, बहुत से लोगों ने वो ठेके हासिल करने के लिए 20% 30% बिलों पर ठेके हासिल किए। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का वो ठेका है तो लोगों ने 70 लाख उसका वो एस्टिमेट भरा हुआ है, 80 लाख एस्टिमेट भरा हुआ है। मेरे साहब वो एस्टिमेट बनाए थे हुकूमत ने, वो उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर कह रहे हैं हमने एस्टिमेट्स में फिर 7 अरब बचा लिए, उन्होंने बड़े टाइट करके उन्होंने अखराजात रख दिए। अब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट एक ठेकेदार उठा रहा है 70 लाख में, और ये पंजाब के सरकारी अफसरान माने या ना माने कुछ परसेंटेज के हिसाब से उनको देने ही पड़ते हैं मुख्तलिफ जगह पर। 5% उन्होंने दे दिए, 35% बिलों पे इसको ठेका मिला। 65 लाख रुपए में वो 1 करोड़ का काम कैसे करेगा और उसको बचत क्या होगी? इस हवाले से ई टेंडरिंग बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन कितना बिलो जाना और कितना नहीं जाना, इस हवाले से तो कोई चीजें सामने बिल्कुल। मैं आता हूँ, मैं अमजद अली जवेद साहब से एक मरतबा फिर पूछना चाहता हूँ कि ठीक है बजट मुख्तस हो गया, आपने कहा कलेक्शन टैक्स और आबादी को देखना होगा, लेकिन क्या ये सारा बजट होता है ऐसे कि हम मुख्तस तो कर देते हैं लेकिन बजट वो इस्तेमाल ही नहीं होता? तो ऐसा कई बार हुआ, तो आप बताएंगे इतना बजट इस्तेमाल कर लिया जाएगा? कि जो स्पीड है ना काम करने की, वो बताती है कि होगा या नहीं होगा। मियां शहबाज शरीफ के दौर में भी देख लें,
कि वहां उस वक्त फंड की इस्तेमाल की रेशो क्या है, और इस वक्त भी देख लें। हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये बजट आता है जून में, ये काम शुरू करते हैं अक्टूबर नवंबर में जाके, 4 माह तो 5 माह ये इसी तरह उसमें जाया करते हैं। तो एंड पे जाके फिर भाग दौड़ होती है, तो काफी सारा हिस्सा जो है वो बच जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप तकाबल करेंगे दूसरे सूबों का पंजाब के साथ, ठीक, तो पंजाब की जो यूटिलाइजेशन है वो तमाम सूबों से कहीं ज्यादा होती है। और इस मर्तबा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो स्पीड है, तो तवक्को है कि ये रेशो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो उसमें होना तो ये चाहिए कि जो सिस्टम है वो जुलाई से ऑनवर्ड काम शुरू कर दे, लेकिन फंड चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट से आने होते हैं, तो उसमें जब वक्त लगता है तो काम शुरू हो नहीं पाता। तो ये एक टेक्निकलिटी है जिसको एक बात करने की हद तक तो आप कह सकते हैं कि जी वो इतने फंड बच गए। जो जब आप पैसे ही आपको नहीं मिलेंगे, फेडरल से जो आपका शेयर एनएफसी आना है वो ही नहीं आएगा, तो आप काम कैसे शुरू कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो एक टेक्निकलिटी और रियलिटी है, तो इसमें उस वजह से ये होता है। और लेकिन अमजद साहब, मेरा सवाल यहाँ पर ये कि क्या आपको ये लगता है कि ऐसा होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बजट जारी नहीं करती? जिस तरह मेंबर है पंजाब असम्बली के, आपको खुद जाना पड़ता है अपने हल्के के लिए फंड जारी करवाने के लिए, चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह का एक रवैया होता है ब्यूरोक्रेसी का, कोई भी खास हुकूमत हो। तो आप समझते हैं कि ये अभी भी इस तरह के मामला हैं, आपको फेस करना पड़ता है? जी, ये माजी की बातें दुरुस्त हैं किसी हद तक, लेकिन आप तकाबल करें कि घोड़े गधे एक जगह ना बांधें। इस मर्तबा अभी तक दिसंबर शुरू हो चुका है, मैं तो अपने हल्के की एक स्कीम के लिए भी फंड लेने के लिए नहीं गया, सारे काम शुरू हो गए हैं। अपनी रूटीन के मुताबिक ही टेंडरिंग हुई है, और उसमें जैसे अभी ये दोस्त बात कर रहे थे कि उसमें जो 30% तक 30 से 35% तक बचत आई है, तो ये एक निज़ाम की खामी की निशानदेही हुई है। ये इंजीनियरिंग हमारा जो डिपार्टमेंट था, ये मैंने मेरी असेंबली के अंदर इस पूरी तकरीर है कि ये सालों से झोंके लगी हुई हैं जो हमारे सिस्टम से ब्लड ड्रेन कर रही हैं। तो इस मरतबा ई टेंडरिंग की वजह से जो ओवर एस्टिमेशन होती थी, वो उसका पर्दा चाक हो गया, वो खुल गया है कि वो ये मिलके ठेकेदार और महकमे ब्यूरोक्रेसी मिलके इतना पैसा खा रही थी। तो ये आप लाए हैं ई टेंडरिंग, और पहली मरतबा हो रही है जी, आप लाए हैं ये सिस्टम? जी, ये पहली मरतबा ई टेंडरिंग का पहली मरतबा ये यहाँ शुरू हुआ है। इससे अरबों रुपए की बचत हो रही है, और ये जाहिर है ये जो बचा हुआ पैसा है ये पंजाब पे ही लगना है। जो जेबों में जाना था सरकारी एहलकारों की वो नहीं जाएगा, वो बच जाएगा। जो कमीशनों की मद में पैसे जाते थे ई टेंडरिंग की वजह से, और मोहतरमा की सख्त कमांड और हमारे जो CNW के मिनिस्टर है वो भी बहुत एक्टिव है, तो वो सारी चीजें उस वजह से ये लोग इतना नीचे आके पैसे भर रहे हैं। ये खुदा न खास्ता ये नहीं है कि वो उसका कोई मेयार लो होगा, ये है कि जो फालतू पैसा कमीशनों की मद में जाता था वो आप ठेकेदारों को नहीं देना पड़ेगा, उस वजह से ये रेट नीचे आए हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर इसी के ऊपर जो है वो मैं अदरीश शेख साहब, जो अभी जवेद साहब ने कहा है कि अरबों रुपए की बचत होगी और पहली दफ़ा ये लाए हैं, तो आप मुत्तफिक हैं और आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून के मौजूदा दौरे हुकूमत में ई पैड ई टेंडरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और ये इंस्ट्रक्शंस थी IMF के साथ जो वफाकी हुकूमत का मुआहदा हुआ उसके तहत ये ई टेंडरिंग आई है। लेकिन इसमें एक अहम तरीन बात है मियाँ साहब, हमारे दो फाजिल दोस्त MPA इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। MPAs और MNAs का मेन काम ये होता है कि चूँकि बल्दियाती जो इदारे हैं वो तो फाल करने नहीं हुक्मरानों ने, तो MPA MNAs ये तमाम तर काम करते हैं। अब एक MPA के हल्के में काम हो रहा है, और वो जो तरक्याती काम, वो जो गलियां या सीवरेज का जो काम हो रहा है, स्ट्रीट लाइट का जो काम हो रहा है, उसमें उसका कतई तौर पर 1% भी अमल दखल नहीं है। बराह रास्त लाहौर के जो इंतजामी सरबराह हैं, लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, वो देख रहे हैं पूरे तमाम तर प्रोजेक्ट को। अब एक गली ठीक बने, एक गली गलत बने, उसमें उस MPA MNA का किरदार कोई भी नहीं है। कल को उस गली की अगर क्वालिटी ठीक नहीं निकलती, अगर नाकस मटेरियल यूज किया जाता है, MPA MNA कतई तौर पर यहां पर मौजूद नहीं है, उसका सारे का सारा इल्जाम आएगा उस MPA MNA पे, क्योंकि एक शहरी के घर के बाहर गली बनी
50 साल के बाद, 20 साल के बाद गली बनी, वो 6 माह के बाद एक बारिश आई और उसको भाकर ले गई। लोगों ने डीसी लाहौर को, लोगों ने किसी भी टेंडरिंग को बुरा भला नहीं कहना, उसके बारे में उन्होंने सवाल करना अपने मुंतखब MP MNA से। इस हवाले से उनको नहीं लिया गया, उनको एतमाद में कतई तौर पर ई टेंडरिंग में नहीं लिया गया और इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं MNS में। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जाने से पहले दरीश शेख साहब का शुक्रिया अदा करेंगे और हमें ब्रेक के बाद जो है वो बिलाल मिर्ज़ा साहब नुमाइंदा लाहौर रंग जो PTA की बीट करते हैं वो ज्वाइन करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जो GHQ हमला केस में उसमें बानी PTA समेत तमाम मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, बात करेंगे 9 मई के हवाले से, क्योंकि PTI का, अगर PTI की बात करें तो इनका एक ये भी बहुत बड़ा मुतालबा था कि 9 मई में अगर जो मुलजमान हैं, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया तो आप उसको ट्रायल कराएं और ताकि जो है वो सब कुछ सामने आ जाए। तो इसके ऊपर जो है वो वसीम अख्तर रामे साहब से पूछते हैं कि आपका ये मुतालबा था, अब फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है 9 मई में जो लोग थे, जो आपकी जमात के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन है जिसमें जो है वो गिराओ जलाओ और कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया गया, अब फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, ये आपका भी एक मुतालबा था। जी देखें जी, सबसे पहले तो ये बात कि ये ट्रायल जो बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, ऑब्वियसली 90 डेज़ का टाइम होता है कि जिसके अंदर पुलिस ने सारा एविडेंस सबमिट करना होता है, ट्रायल शुरू होना होता है गिरफ्तारी के बाद। हाँ जी, बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं जो जिनको बगैर वजह के जेलों में डाला हुआ है, तो ये ट्रायल शुरू होना अच्छी बात है। देखते हैं अब मुकम्मल कितनी देर में होता है। अभी ट्रायल होगा तो कोर्ट में एविडेंस सामने लाया जाएगा, जो भी है पुलिस अपना सारा एविडेंस पेश करेगी और PTA के वकला जो हैं वो भी अपना जो है सारा एविडेंस पेश करेंगे। अभी एविडेंस पे बात चलनी है कि एविडेंस पे किसको सज़ा होती है किसको नहीं। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब तो लाहौर थे ही नहीं जब 9 मई हुआ, एजाज चौधरी साहब लाहौर नहीं थे, वो जेल में पड़े हैं। कैंसर सर्वाइवल हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो चीख के लोगों को कहती रही, उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं कि अंदर नहीं जाना किसी ने, उन पर डाला हुआ है। महमूदा शी साहब पे गन्ने डाली हुई हैं, उन पे कत्ल डाला हुआ है, वो सबको सबके सामने। चांसेस हैं कि आप समझते कि कोई एविडेंस नहीं है? देखें, अगर लोग बेगुनाह हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उनका अंदर होना ही नाइंसाफ़ी थी। इस मुल्क में इंसाफ रह नहीं गया, इंसाफ के तकाजे पूरे किए नहीं जाते। अगर इंसाफ के तकाजे, इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट क्या हुआ है, मतलब कि इंसिडेंट को देखें ना, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसका जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करवा लें। इंक्वायरी करवाते तो इंसिडेंट क्या हुआ है सबके सामने आ जाता। असल इंसिडेंट जो है वो हुआ नहीं, वो करवाया गया है, बेगुनाह लोगों को अंदर दिया गया है। 10,000 फैमिलीज़ ने इसमें सफ़र किया है, बेगुनाह लोग सालों जेलों में रहे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जिसको मर्जी उठा लिया अंदर कर दिया। जब तक इस मुल्क में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते ये ऐसे ही चलना है। और एक थोड़ी सी एक अच्छी बात ये हुई है कि ट्रायल शुरू हो गया, चलो एक उम्मीद हो गई है कि शायद इंसाफ हो जाए, शायद इंसाफ हो जाए। अभी देखते हैं कि जजेस जो हैं वो किस तरह का हद तक प्रेशर लेते हैं, वो अक्सर सच के साथ खड़े रहते हैं, एविडेंस पे जाते हैं। ये मामला बात के हैं, लेकिन ये शुरू होना अच्छी बात है कि एटलीस्ट अभी किसी ना किसी तरफ चीज़ लग जाएगी। बिलाल मिर्ज़ा साहब, ये कुछ समझते हैं आपके शायद ये भी डील हो, ट्रायल शुरू हो गया और ट्रायल में जो है फिर लोगों को क्लियर कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सर देखें, 2 साल बाद आज इन पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है। पहला तो हमारी अदलिया पर सवालिया निशान ये है कि 2 साल गुजर चुके हैं और आज जाके मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। दूसरा सर, ये बोगस मुकदमात होते हैं, इनमें देखें जैसे शाह महमूद कुरैशी ग्राउंड पर नहीं थे, उन पर पर्चा दिया गया, इसमें उनको जो है नॉमिनेट किया गया। एजाज चौधरी सेनेटर साहब वो भी मौजूद नहीं थे। तो सर जिस टाइम ये अदालतों में जाते हैं, जब एविडेंस जो जजेस की जानिब से एविडेंस का मौका आता है कि एविडेंस पेश किए जाएँ, तो प्रोसिक्यूटर जनरल तब बेबस हो जाता है। आपको मैं माजी के भी दिखाता हूँ, मैं माजी के अंदर भी इस तरह के मुकदमात बोगस हुए हैं और उनकी ग्राउंड पे जो दलाइल थे और जो कोर्ट के अंदर दलाइल थे ना होने की वजह से सियासी मुकदमात तो सर बिल्कुल ये सियासी मुकदमात थे। 9 मई को मैं कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद था और वहाँ पर ना मैंने शाह महमूद कुरैशी को देखा है और ना एजाज चौधरी को देखा है। मैडम यास्मीन राशिद लोग तो होंगे ना बाकी? सर मैडम यास्मीन राशिद बिल्कुल मौजूद थी वहाँ पर और मैं अल्लाह को जान देनी है, कोई मैं किसी की पार्टी का स्पोक पर्सन तो नहीं है। मैंने उनके ये अल्फाज सुने भी थे कि कारकुनान जो है पुरअमन एहतजाज करेंगे और ये सिर्फ लाहौर जो बिल्डिंग है उसके सामने खड़े होंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, कोई इंतशार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये अब ये रियासत का मसला है कि रियासत ने जो मुकदमात बनाए, मैं तो इस पे सवालिया निशान में ये उठा रहा हूँ कि 2 साल बाद जो है
इस पे फर्द जुर्म आयद की गई और 2 साल बाद ये जब ट्रायल पे जाएगा, ट्रायल पे जाके ये बोगस मुकदमात हैं, ये पहले दिन से ही बोगस इसलिए हैं कि शाह महमूद कुरैशी तो वहां पर मौजूद नहीं थे। जब प्रोसिक्यूटर जनरल इस पे अपने दलाइल देगा, जब उन पे एविडेंस मौजूद नहीं होंगे तो ये पूरे के पूरे मुकदमे फारग हो जाएंगे। आप देखें ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तरीका वारदात जो पुलिस का होता है, ये बड़ा अजीब सा तरीका वारदात होता है। ये जल्दी में रियासत को या हुकूमत को खुश करने के लिए पकड़ धकड़ करते हैं मुकदमों में। जलाओ जो आग लगी थी, सारा कुछ नजर आया, कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया, वो कौन लोग? सर बज़ाहिर तो वहाँ पे लोगों ने जो वहाँ पर मैंने देखा है जलाओ घेराव हुआ कोर कमांडर के घर के ऊपर, जिस तरह उन्होंने वहाँ पर चीज़ें चुराई, जिस तरह उसके घर के दरवाजे तोड़े। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कहती है कि उन लोगों को सामने लेके आए जो उनके जो ताने बाने साबित करें कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिलते हैं या नहीं मिलते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो उसको डिनाई करती है। अब देखें, शाह महमूद कुरैशी तो लाहौर जो जना उसके बाहर मौजूद नहीं थे, हमने तो अपनी आंखों से जो देखा नहीं वहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह जो सेंटर जो एजाज चौधरी है वो भी मौजूद नहीं थे। जिस तरह उनको मुकदमात में रखा गया, तो ये तो मुकदमे वहां पे ही बोगस हो गया। जब ग्राउंड पे एविडेंस की बारी आएगी, ट्रायल में अब केस जाएगा, जब एविडेंस की बारी आएगी वहां पर एविडेंस में जब पता लगेगा शाह महमूद कुरैशी तो मुल्तान में मौजूद थे, एजाज चौधरी अपने घर में मौजूद थे, तो ये मुकदमे वहां से ही बोगस हो जी। विकास गौरी साहब, अगर ये सारे मुकदमात इस तरह के अगर हैं जिस तरह बिलाल मिर्जा साहब बात कर रहे हैं, तो फिर जितने भी लोग अंदर हैं वो तो जब बरी होंगे और उनको बरीजुमा किया जाएगा तो वो तो फिर हीरो होंगे। मियां साहब, मैं बताऊं, देखें 24 नवंबर को एक इनकलाब लाने की कोशिश की गई थी, तो देखें जब इनकलाब लाने की कोशिश की जाती है तो फिर ये सब कुछ उसका एक रिएक्शन जो होता है उसके लिए भी तैयार आना चाहिए। एक मौलाना फजलुर रहमान का मुझे वो बात याद आ रही है कि उन्होंने शायद बड़े मियाँ साहब को कहा जी कि आप फलानी अहम शख्सियत से पंगा ना लेना, तो मियाँ साहब ने उनको कहा कि पंगा क्या होता है, तो फिर मौलाना साहब ने कहा जी पंगा फिर लेके देख लो। तो देखें जब इन्होंने 24 नवंबर के फिर पता लगेगा पंगा क्या है, पंगा की होता है, फिर लेके देख लो। अब इन्होंने फाइनल कॉल का भी ऐलान किया, 24 नवंबर की जो कॉल है वो भी दी, उधर पहुंच भी गए। फाइनल मिस होगी इनकी कि नहीं, अभी फाइनल और होगी? मैं उस पर ना मेरे ज़हन में कुछ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैंने कुछ लिखा भी था 1 मिनट आपको कि इनकलाब आने वाला था, गोली क्यों चलाई, इनकलाबी वापस जाने वाला था, गोली क्यों चलाई, म्यूज़िक मस्ती हल्ला गुल्ला जारी था, मौसम कितना सुहाना था, गोली क्यों चलाई, और टैंकों के आगे लेटने वाले झट से फ़ौरन भाग गए, सीनों में जोश उमड़ने वाला था, गोली क्यों चलाई। तो बस गोली चली, लाइटें बंद हुई और वो भाग गए। और जो वो टैंकर से साहब गिरे थे जिनकी गायबाना नमाज जनाजा भी हुई, वो भी आज माशाल्लाह अपनी वीडियोस बनाता फिरा। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो इनकलाब है जब आप लाने की कोशिश करते हैं, तो आज जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो मुझे जहाँ तक पता है आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि आपने एक वो मौलाना फजलुर रहमानी वाली बात, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली बात कि आपने एक पंगा ले लिया और आपने पूरी कोशिश कर ली है, तो अब दूसरे को भी मौका देना कि वो भी फिर अब उसने खुद को भी डिफेंड करना है। चलिए गौरी साहब, ऐसे वो उनको खुल के फिर आप जिस दिन की तर्जमानी कर रहे हैं उनको वो खुल के कहना कि हमें उन्होंने मौका दिया, फिर हम मान भी जाएंगे कि उन्होंने वो किसकी गोद में खेल रहे हैं। वो इस बात को तो मानते ही नहीं है ना, वो माने ना फिर किसकी गोद में खेल रहे हैं, तो फिर हम ये तस्लीम भी करते हैं। तो एक ही है, बच्चे रामे साहब से जवाब ले लेना जी। मैं वसीम अख्तर रामे साहब बताएं। मुझे गौरी साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इतनी जानें वहाँ पे ज़ाया हुई हैं और इनको मजाक सोच रहा है। जानें भी बता 12 जानें ज़ाया हुई हैं, 412 लोग लापता हैं, इस पे मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नौजवान, ये भाई बेटे बाप सबके ही हैं कि मतलब कि ये रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं। देखिए पुरअमन एहतजाज एक आईनी हक है, उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर आए हैं तो उस पर रात के अंधेरे में गोलियां चलाना, इसको आप सारी ज़िंदगी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। और उन लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए जो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। एक ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, इन्होंने तो उसको नहीं देखा बेचारी जो इस पार्टी की लीडर थी, तो ये इन्हें ऐसे ही लगना, इन्हें ऐसे मजाक ही सूझने। अपने लीडर के लिए तो आज तक उसका पता ही नहीं चल सका कि उसको आके शहीद कौन कर गया है। तो ये किधर की बात करने वाले हैं। भुट्टो को फांसी दे दी इन्होंने, अब आके वो 40 साल बाद उसका केस लगवा के 3 गवर्नमेंटें इनकी रहीं, तब इन्हें सूझा ना। जब लोगों ने जलील करना शुरू किया तो अब आके केस लगा के जी ये जो जुडिशल कत्ल था। तो इनको मतलब कि ये शरत से डूब मरने वाली बात है। वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपकी बात में सर मैं नहीं बोला
था। नहीं, आप खामोश रहेंगे, अब मैं बात करूंगा। मैं इनकी बात में नहीं बोला था, इन्हें अपनी बारी पे बोले, अपनी बारी पे बोले, अपनी बारी पे बोले। ये जाहलों वाली हरकत मेरे साथ नहीं करें, या इनको अकेले को बात करने। मैं इनकी बात में नहीं बोला था, खामोश होंगे तब मैं बोलूंगा। एक मिनट दे, हरकत ना करें। आपकी तरफ आते हैं, नहीं आप कर रहे हैं ना, फिर हौसला करें सुनने का। आपकी तरफ आते हैं। रामेश साहब शोधा का मजाक उड़ाया, मैंने सुना, मैंने आपके शोधा, आपको डूब बनने की बात है, शोधा का मजाक उड़ाया। आप बोले विकास गौरी साहब खामोश रहेंगे, एक बारी बारी पे बारी खामोश रहेंगे, बारी नहीं है ये बारी बारी आप बोले, बात करें विकास गौरी साहब, आपको पूरा टाइम मिलेगा। जी जी बताएं। देखें, ये सारी कौम देख रही है, ये टाइम किसी पे भी आना है। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत से ये चलना है। जितने मर्जी को हथकंडे इस्तेमाल कर ले, वो जिसके मर्जी कंधों पे चढ़ ले, जितने मर्जी बंदे मरवा ले, इंशाल्लाह ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। ये हमारे आबाओ अजदाद ने जानों की कुर्बानियाँ देखें, करोड़ों लाखों लोग मरे हैं इसको हासिल करने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाए, और ये हकीकी आज़ादी जो है इंशाल्लाह यही आवाम लेके आएंगे। जाने फिर भी जाएंगी और नजराने भी पेश होंगे। ये इनकी गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी सारी दूर होंगी। मैं इनसे जवाब, विकास गौरी साहब, सवाल ये उनका कि लोगों की जाने गई हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उसी का मजाक नहीं समझना चाहिए। देखिए, मजाक वो उड़ाता है जो हकायक अवाम के सामने नहीं रखता। 278 लोग मर गए, 400 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए। आपने कितने जनाजे पढ़े हैं जाके? मुझे ये बता दें कि ये कोई भी फुटेज दिखाएं कि इन्होंने इतने जनाजों में शिरकत की है, इतने जख्मियों की आदत की है। देखें, रियासत के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब 400 हो या 2 हो, सुन ले मैं आपको वही बता रहा हूं ना, मैं आपको वही बता रहा हूं। जब इनकलाब आता है तो क्या लोग नहीं मरते? ये पहला इनकलाब है कि लोग वापस भाग गए हैं। तुर्की में इनकलाब आया था, लोग टैंकों के आगे लेटे थे। बांग्लादेश में गोलियां लगी, लोगों ने और जोश बढ़ाया। उनका एक सियासी एहतजाज था। सर मैं भी एक देखें, मैं उनका बड़ा अदब एहतराम करता हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर आप लोग को वाकई तकलीफ है किसी की मौत की, तो फिर उसके बारे में गलत बयानी क्यों? मेरी बात सुनिए विकास गौरी साहब, अगर पीटीआई की जमात की बात करें तो उनके दौर में भी एहतजाज वो उन्होंने करने दिए हैं, लेकिन अब एहतजाज ना करने देना, के दौर में एहतजाज कवर नहीं किए, मैंने एहतजाज कवर किए हैं। नून लीग के घरों में, कारकुनों के घरों में जाके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उठाया, सेम ऐसे ही था। नहीं, पीटीआई के दौर में एक लॉन्ग मार्च निकाला गया जिसमें बिलावल भुट्टो थे, मौलाना फजलुर रहमान पहली बार जो खंदक खोदी गई थी वो पीटीआई नहीं खोदी थी, ये आइडिया इनका था। हर जगह कंटेनर सियासत पीटीआई भी करती थी। कहां खोदी थी? और सर अब अभी जो भी लॉन्ग मार्च हुआ उसको रोका नहीं गया था। ये नहीं, मेरा ख्याल कराची से चला और इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच, हर लॉन्ग मार्च पहुंच जाता है। देखें, कुछ सियासी जो हमारी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का धरना अभी इसी टेन्योर में हुआ है। मियां साहब, धरना इसी तो ये एहतजाज भी डी चौक में हर बार पहुंचते ही तो है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कहा था, आओ कंटेनर जाने देते, बैठते वहां पे एहतजाज करते, चले जाते, मैं दूंगा कंटेनर दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा, आओ इस्लामाबाद। ये बंदे नहीं निकाल सके, बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के दौर में ये एक भी क्लिप दिखा दें जहां पर किसी की बहन बेटी के गिरे बाल को हाथ डाला हो, किसी के बेडरूम तक जाकर इन्होंने जाके हजारों क्लिप में। मैं आपको बताऊं मियां साहब, एक बंदे के घर छापा पड़ता था और वो जब भाग गया तो उसको फिर पीछे फोन किया जाता था कि आजा, लीडर नहीं बनना। बल्दियाती नुमाइंदों के, जो नून लीग के बल्दियाती, ये सारा ये सियासी तारीख है पाकिस्तान की। ये लोग किस तरह डिनाई कर रहे हैं कि जनाब हम पे आज जुल्म हो रहा है और माजी में नहीं। दोबारा जब इमरान खान साहब तो बिलावल साहब इससे पहले वैसे जो है वो आप इस तरह के मामला जो अभी हुकूमत में हो रहे होते रहे हैं इस तरह। सर देखें, सियासी जो है मुकदमे रहे हैं, लेकिन इस कदर आपको मैं पहले कभी तशद्दुद किया गया? मेरी बात तो सुने ना, सिंध से लेके कराची तक बिलावल भुट्टो ने मार्च निकाला। एक मुझे दिखाएं किसी को लाठी चार्ज हुआ इमरान खान के दौर में। बल्कि इमरान खान वजीर आजम होते हुए कहा करता था कि आओ निकलो, कंटेनर भी दूंगा, मैं रोटी भी दूंगा, सिक्योरिटी भी दूंगा, आओ इस्लामाबाद की जानब। तो इनकी तरफ से एक बंदा नहीं निकल सकता था क्योंकि उनको पता था ग्राउंड में इनके पास कारकुन नहीं है। दूसरा ये देखें, जितना तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडरशिप के साथ हो चुका है, माजी में उसकी नजीर नहीं मिलती। जिस तरह खवातीन के घरों की इज्जतों को पमाल किया गया, जिस तरह बच्चों को उठाया गया, जिस तरह
खवातीन को जेलों में रखा गया। आज तक देखें 80 साल की 70 साल की एक बुजुर्ग औरत है, कैंसर की डायग्नोसिस है, वो जेल में पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को वैसे मरियम नवाज को भी तो जेल में रखा गया। सर देखिए वो तो बीमार भी हो गई थी, उनकी स्किन का भी मसला था। जी रामे साहब से एक मुझसे बात करें ना, अगर बिलाल मिर्जा साहब ये बात कर रहे हैं कि तारीख में 74 साल में पहली मर्तबा किसी हुकूमत ने मुजाहिरीन का रास्ता रोका और इन्होंने पहली बार देखा है, तो फिर मैं इनके तजर्बे हुआ ही नहीं। ये पाकिस्तान की वो पीटीआई के दौर की बानी पीटीआई उसके वक्त की बात कर रहे हैं, दिखा दूंगा मैं आपको भी दिखा दूंगा। जी रामे साहब जी, सबसे पहले तो भाई ने जो बात की कि गलत फिगर्स दिए गए ये वो देखें, मैं अगर आप ऑफिशियल फिगर्स पे जाएंगे ना, पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल फिगर्स वो होंगे जो पार्टी की वेबसाइट पे या पार्टी का सेक्टर इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा, वही कंसीडर किए जाएंगे। जो 12 थे, 12 के जनाजे, मैं 3 जनाजों में खुद गया हूँ, भाई की इतला के लिए अर्ज़ है, मैं लोगों के घर फातिहा पे भी गया हूँ। और हुआ ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज़ख्मी हुए हैं, 70-80 तो हॉस्पिटल भी पहुँचे हैं, बहुत सारे लोग इस डर से कि दोबारा वहाँ से पुलिस ना पकड़ ले, वो अपने इलाकों में निकले हैं, उन्होंने जाके लोकल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट्स वगैरह ली है। इन सब का डाटा पाइल अप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डाटा शो किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक एक की जान गई हो, इस्लाम में एक इंसान की जान जाना जो है ना, वो पूरी जो इंसानियत का कत्ल है कहा गया है। तो 12 जाने गई हैं, इस पे मजाक उड़ाना शर्म की बात है। मैं मतलब कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे बुरे टाइम आते जाते हैं, पार्टियों भी आते जाते हैं, पॉलिटिकल तनकीद हम पे जितनी मर्जी करें, करप्शन पे करें, जिस पे किसी की जान पे तनकीद ना करें। और सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले 2013 से लेके 2018 तक भी कितनी जानें हमारी गई हैं, हर प्रोटेस्ट पे हमारे शेलिंग हुई, हर प्रोटेस्ट पे फायरिंग हुई। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने नहीं, आप अपने दौर में आपने एहतजाज रोकने के लिए खंदकें वगैरह हमारे टाइम 3 साल में देख लें, एक भी एहतजाज मोटरवे रिपेयर करने का काम शुरू किया खुली थी। बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हैं उधर तक, जिसने भी एहतजाज किया, जो भी हुआ, कोई एक जान गई है तो मेरे सामने। लेकिन वो जो यतीम खाने एक जमात के ऊपर आपने देखें, यतीम खाने कौन सी जमात के ऊपर, वो किसान लाहौर में जो एक मजहबी जमात है। देखें, बात यह है कि पॉलिटिकल एहतजाज और चीज़ होते हैं, सही है ना, कुछ एहतजाज करवाए जाते हैं, ये सबको पता है, हमें भी पता है कि कैसे जो है ना, लेकिन वो हुकूमत की कैसे मजहबी जमातें, हुकूमत यूज़ ना हो, नहीं हुकूमत यूज़ नहीं हुई, मजहबी जमातें बहुत। देखें, एहतजाज वो भी हुआ, उनके एक जायज़ एहतजाज है, उसको सुना गया, उसको हल करने की कोशिश की गई। जब एक बिल्कुल उसका कोई हल ना रह जाए, नेगोशिएशंस की गई। आपके दौर में कितने सियासी जमातों ने एहतजाज किया? कोई एक बंदा कत्ल हुआ तो मुझे लाके नहीं, कितने हुए हैं सियासी? बड़े सैकड़ों हुए, लॉन्ग मार्च भी हुए हैं, एहतजाज भी हैं। कोई एक बंदे की डेथ हुई, नहीं डेथ हुई। इस्लामाबाद तक देखें कितने दिन लगे, इजाजत दे देते थे कि एहतजाज, बिल्कुल इजाजत देते थे। कितने कोई जलसा, एक मिनट, कोई जलसा रोका गया हमारे टाइम पे कि जब भी जिन्होंने जलसे की जिधर इजाजत मांगी, हमने वो जलसे की इजाजत दी। जलसे की इजाजत के लिए इंतजामिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होती है, ना हमें जलसा करने, हमें तो। और सबसे बड़ी बात ये, कौन से कानून है, मतलब कि पता नहीं किधर से इन्होंने, भाई ने बात उठा ली कि बंदे उठा लिए। हमारे दौर में कोई एक मुझे ला के दिखा दें, मीडिया भी इधर है, सोशल मीडिया भी इधर है, जी विकास गौरी साहब, कौन सा बंदा उठाया गया? कोई बंदा नहीं उठाया गया, किसी का कत्ल नहीं हुआ, कोई कत्ले आम नहीं हुआ, किसी की बहन बेटी को नहीं उठाया गया, किसी के बच्चे को नहीं उठाया गया। बताएं जी मियाँ साहब, मुझे तो ये प्रोग्राम में लग रहा है कि मैं शायद पहली बार किसी ऐसी सियासी सिचुएशन में आए हैं, या मिर्ज़ा साहब ने या भाई ने पहली बार देखा है। राना सनाउल्लाह साहब पे मंशियात मैंने तो नहीं डाली थी, ठीक है, वो पीटीआई की हुकूमत में डाली थी ना सर। सर मेरी बात अब पूरी हो जाने दें ना, अब मेरी बात पूरी हो जाने दें। शेख रशीद साहब, इनकी हुकूमत में 4 बंदे मरने पे पता है क्या बयान देते थे कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। खान साहब अमेरिका जाके कहते थे एसी उतारूंगा, जब वजीर आजम के घर के बाहर जाके कहते थे कि इनकी मूछों से पकड़ के इनकी शलवारें उतारूंगा। इस तरह के बयानात वजीर आजम के बारे में देते थे। देखें, बात वो करें जिसको आप जस्टिफाई भी कर सकें, ठीक है। जो इस मुल्क में हुआ है वो सबको पता है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। उस वक्त भी ये अभी इस्टेब्लिशमेंट की बातें करती हैं, जब उस वक्त कमर बाजवा ने मुलाकात के बुलाया था, आज भी हंसती हुई तस्वीर खान साहब की पड़ी हुई है वो गाड़ी में, जैसे मुझे अंपायर की उंगली, सबको पता है कौन था अंपायर, किसकी उंगली थी। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, इसको नहीं करना चाहिए। माजी में भी ये हुआ है। और दूसरी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, शोधा की बात मैंने नहीं की, मैंने भागते हुए लोगों की बात की है।
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप इनकलाब लेके आते हैं तो फिर जब लोग जब भागे फायरल ना, होगी तो फिर सब खड़े भाग ही जाएंगे, कौन रुकेगा? भैया साहब फिर इनकलाब, फिर इनकलाब कोई केक सियासी लाते हैं, एहतजाज था, फिर इनकलाब क्या? इनकलाब का फिर केक कोई ले आते हैं, उसको काट लेते हैं। इनकलाब देखें, इनकलाब फिर कैसे आता है? इनकलाब इसी तरह आ जाता है। रामे साहब, बांग्लादेश में कैसे आया, तुर्की में कैसे आया, अभी ये जनूबी नहीं, कोरिया रामे में साहब से माशाल्लाह पूछ रहे थे, लगा है, रामे साहब, इनकलाब रिएक्शन के लिए आए थे आप कैसा इनकलाब चाह रहे हैं? इनकलाब के लिए आए थे या क्या देखिए, था? पहली बात तो इन्होंने ये राना सनाउल्लाह की ये वो ये देखें, किसी के जो है ना जाती इश्यूज होते हैं, वो करप्शन के इश्यूज थे सर, मंशियात केस की बात की है। सर एक मिनट लेकिन रुको मंशियात केस सर, की बात चलाएं कर रहे हैं। केसेस उन पे, जो हमारे भी जो लोग इस तरह के हैं, आपने केसेस चलाएं केसेस आप उन पे, हम नहीं रोकते। जिसके किसी का वो गलत प्रूव होगा वो हो जाएगा, नहीं, वो बेगुनाह हो गए लेकिन तो अच्छा मुझे ये इतना बताएं अरसा वो जेल में रहे, कि सर, लोगों गलत की प्रूव हो बहन गया। बेटियों के गिरबान जो पकड़े गए उनका दामाद भी वो गिरफ्तार मुनासिब हुआ है। था सर। सही है। राना सनाउल्लाह और की दूसरा ये कि बीवी पे भी केस पड़ा था। ये गोली चलाना कहाँ का कानून है, कौन से मुल्क का कानून है, कौन से मुल्क का रामे साहब, टाइम खत्म हो चुका है, आखिरी बात गोली करें। चलाना कहाँ का कानून है? गोली चलाना बनता है, लोगों को ऐसे मारना बनता है। और कौन माई, या तो फिर उन्हें भी इजाजत दे देना कि आ जाएं आप भी, वो अपना बंदोबस्त करके आए। ये कोई तरीका कार नहीं है, एहतजाज करते हैं। बड़ों को चाहिए उनकी बैठ के बात सुने, उनके जायज़ मुतालबात हल करें। देखें, अगर जलसों की इजाज़त रहती ना तो ये एहतजाज और ये डी चौक तक बात पहुंचनी नहीं थी। आप किसी के हक को जितना दबाएंगे वो उतना दोबारा बहुत उसके लिए शुक्रिया स्ट्राइक करेगा। वसीम अख्तर, रामे साहब, वकास गौरी साहब और बिलाल मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और अब देखते हैं क्या बनता है। एहतजाज और उसके साथ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी हैं, धरने वगैरह, ये सियासत अभी पकड़ कर सारे मामला चल रहे हैं। और दुआ यही है कि बेहतरी की तरफ कोई मामला चले, ख़त्म हो और कोई सिस्टम चले। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर के रोज़ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।